सीए अनिल कुमार जैन, जो भारत द डेवलपमेंट डिलेमा के लेखक हैं, के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा अपनाया गया समाजवादी मॉडल अपने निर्धारित उद्देश्यों को हासिल करने में असफल रहा है। स्पष्टता और प्रगति को बढ़ावा देने के बजाय इसने देश की विकास प्रक्रिया और योजना में अक्सर अव्यवस्था और भ्रम पैदा किया है। नतीजतन भारत की अर्थव्यवस्था विकास के मार्ग पर पिछड़ गई है और कई अन्य विकासशील देशों की तुलना में पीछे रह गई है। चलो 1947 पर वापस चलते हैं। इंडिया नया नया आजाद हुआ, कॉलोनियलिज्म से थका हुआ, भयंकर गरीबी, एक कमजोर इंडस्ट्रियल बेस और बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी का सामना कर रहा था। नेहरू से इंस्पायर्ड लीडरशिप ने सोचा कि सिर्फ मार्केट फोर्सेस सदियों की गरीबी को ठीक करने के लिए बहुत रिस्की हैं। तो इंडिया ने एक सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल चुना, बड़ा स्टेट, हैवी प्लानिंग और लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का प्रॉमिस। ये सोचो, 5 ईयर प्लान शुरू हुए, स्टील, कोल, पावर और ट्रांसपोर्ट पर स्टेट रन जायंट्स का कब्जा हो गया। प्राइवेट सेक्टर अलाउ तो था, लेकिन लाइसेंसेस और कंट्रोल्स के जाल में फंसा हुआ था, जिसे अब हम लाइसेंस राज कहते हैं। आइडिया क्लियर था, तेज इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल जस्टिस और फॉरेन कैपिटल से आजादी। फिर बात करें तो पार्टीशन और कॉलोनियल रूल के केओस के बाद यह रास्ता सही लगा। लेकिन आगे क्या हुआ? टाइम के साथ जिस सिस्टम का मकसद ऑर्डर लाना था, उसने कंफ्यूजन और स्टैग्नेशन पैदा कर दिया। बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी और बहुत कम कंपटीशन का मतलब था इनएफिशिएंसी, करप्शन और बहुत धीमी ग्रोथ, करीब 3.5% सालाना। ग्लोबली इंडिया अकेला नहीं था। सोवियत यूनियन, ईस्टर्न यूरोप, चाइना, यहां तक कि क्यूबा और वियतनाम जैसे देशों ने भी सोशलिज्म के अपने वर्जन ट्राई किए। कुछ ने शुरुआत में गेन्स किए, जल्दी इंडस्ट्रियलाइज्ड हुए, इनइक्वालिटी कम की, लेकिन लगभग सभी को ऐसी ही दीवारों का सामना करना पड़ा। चाइना ने खास तौर पर अपने सोशलिस्ट सिस्टम में मार्केट्स को मिलाकर इस मोल्ड को तोड़ा और एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखी। तो इंडिया का सोशलिस्ट मॉडल क्यों फॉल्टर हुआ? सेंट्रल प्लानिंग ने उन प्राइस सिग्नल्स को इग्नोर किया जो सप्लाई और डिमांड को गाइड करते हैं। 1980 के दशक के आखिर तक इकोनॉमिक स्ट्रेस पीक पर पहुंच गया, फिस्कल डेफिसिट्स बहुत बढ़ गए, फॉरेन रिजर्व्स सूख गए और 1991 में एक फुल ब्लोन क्राइसिस आ गई। इंडिया को इंपोर्ट्स का पेमेंट करने के लिए अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। उस क्राइसिस ने एक टर्निंग पॉइंट मजबूर किया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, फेमस एलपीजी रिफॉर्म्स। लाइसेंस राज टूटना शुरू हुआ, ट्रेड खुल गया और प्राइवेट एंटरप्राइज बहुत तेजी से बढ़ा। ग्रोथ रेट्स डबल हो गईं, फॉरेन रिजर्व्स बहुत बढ़ गए और इंडिया ने ग्लोबल कॉन्फिडेंस हासिल की। ओएनजीसी और एसबीआई जैसी पब्लिक सेक्टर कंपनीज ट्रांसफॉर्म हुई, जबकि प्राइवेटाइजेशन ने मारुति और एयर इंडिया जैसे आइकॉन्स को ज्यादा एफिशिएंट और ग्लोबली रेलेवेंट बनाया। लेकिन रियल बात करें तो चैलेंजेस अभी भी हैं। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, रेगुलेटरी कंफ्यूजन और अचानक पॉलिसी शिफ्ट्स अभी भी प्रोग्रेस को धीमा करते हैं। तो आगे का रास्ता क्या है? सिंपल रिफॉर्म्स करते रहो, रेड टेप कम करो, प्रोसेसेस को डिजिटाइज करो और रूल्स को क्लियर और स्टेबल बनाओ। मार्केट को इनोवेशन ड्राइव करने दो, लेकिन इसे स्ट्रॉन्ग सोशल सेफ्टी नेट्स के साथ जोड़ो। एजुकेशन, हेल्थ केयर और सभी के लिए स्किल्स के बारे में सोचो। चाइना की मार्केट डायनामिज्म से, नॉर्डिक देशों की ग्रोथ और वेलफेयर के बैलेंस से और सिंगापुर की क्लीन एफिशिएंट गवर्नेंस से लेसन्स लो। बॉटम लाइन, इंडिया का सोशलिस्ट टर्न अच्छे इंटेंशंस में रूटेड था, लेकिन हिस्ट्री दिखाती है कि मार्केट एनर्जी को स्मार्ट स्टेट सपोर्ट के साथ मिलाना सबसे अच्छा काम करता है। 1991 के रिफॉर्म्स ने साबित किया कि इंडिया अडेप्ट कर सकता है। अब रिफॉर्म्स को गहरा करके, गवर्नेंस को मॉडर्नाइज करके और लोगों में इन्वेस्ट करके इंडिया सही मायने में अपनी इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलीश कर सकता है। जर्नी खत्म नहीं हुई है, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। चलो आगे बढ़ते रहें।